अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कैसे बनते हैं, टाइप्स के अंदर एरेज कैसे बनती हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है हमने कोई और क्या चीज़ें सीखी थी। टाइपस्क्रिप्ट के यूनियन टाइप का कीवर्ड क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर यूनियन किसे बोलते हैं, इंटरसेक्ट के मदद से हम टाइप्स कैसे यूज़ करते हैं। और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर फिर हमने देखा था कि कौन कौन सी टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह कुछ बेसिक चीज़ें जो है हमने फंक्शन की टाइप्स कैसे डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये चीज़ें हमारी कवर हो गई थी। आज हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसको बोलते हैं जेनेरिक। क्या बोलते हैं? जेनेरिक। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक कंसेप्ट है जेनेरिक्स करके, ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा फ्यूचर के अंदर भी जब आप डेवलपमेंट करेंगे। उसका मतलब क्या है कि समटाइम हमने फंक्शन को डिफाइन करना शुरू किया था, तो हम कैसे किया था, फंक्शन के पैरामीटर आ गए और उसके साथ में रिटर्न टाइप आ गई लाइक दिस। ठीक है, ये सारा फंक्शन जो है वो उसने एआई ने एक्चुअली लिख दिया। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो कैलकुलेट बिल हमारा फंक्शन है, इसकी टाइप आ गई जो कि यूनिट नंबर है और टाइप आ गई वर्ब एम्प्लाई बुलियन है। ठीक है, और इसकी रिटर्न टाइप क्या है? नंबर। ऐसे ही आनी थी ना, जहाँ पे पैरामीटर है कॉलन उसकी टाइप, पैरामीटर कॉलन उसकी टाइप, और जहाँ पे पैरेंथेसिस खत्म होती हैं वहाँ कॉलन उसकी टाइप, वो एक्चुअली रिटर्न टाइप उसकी कहलाती है। ऐसे ही तो ये सारी चीज़ें हमने रिटर्न टाइप के तौर पे इधर लिख दी हैं। और इसमें भी जो जो वेरिएबल उसने बनाए हैं, टोटल बिल, बेस बिल, टैक्स, ये सारे इनकी टाइप्स भी साथ साथ क्या डिफाइन कर दी हैं? नंबर डिफाइन कर दिए। सही। और ये फार्मूला लगा के उसने सारा कोड जो है, बेसिक लॉजिक जो है वो डिफाइन हो गया। ये हमने सीखा था कि कैसे हमने टेक्निकली जो है वो डिफाइन करनी है टाइप। अब मैं चाहता हूं कि एक हम फंक्शन बनाएं, उस फंक्शन में दो पैरामीटर हों और वो दो पैरामीटर दो नंबर को ऐड कर रहे हों। तो हम कैसे बनाएंगे? फंक्शन ऐड नंबर 1 नंबर बी, रिटर्न टाइप क्या हो गई? नंबर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ऐड का एक फंक्शन, उसके अंदर दो पैरामीटर हैं ए और उनकी डेटा टाइप कौन सी है? उनकी रिटर्न डेटा टाइप कौन सी है? नंबर। अब इसको मैं कॉल करूंगा तो इसकी रिटर्न में मुझे क्या मिलना चाहिए? और मैं इसको पास भी क्या कर सकता हूँ? नंबर। ठीक है, एक कॉल करके देख लेते हैं। VAR रिजल्ट, इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? नंबर। ऐड 10 और इसके अंदर नंबर ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, तो इस वेरिएबल की भी रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए? नंबर। तो वो बाद बन जाएगी। अब इसी तरह जो मेरा ऐड का फंक्शन है, इसको मैं ना एक और पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, और वो पर्पस ये है, ये ऐड वाला पर्पस तो क्लियर है ना, दो नंबर को सम करना है, और जैसे वो सम होंगे जो उसकी आउटपुट आएगी उससे हमारा रिजल्ट बन जाएगा। यही है ना, और वो रिजल्ट भी नंबर आ जाएगा। अब मैंने इसी तरह का मिलता जुलता फंक्शन बनाना है, सही है, लेकिन उसमें नंबर ऐड नहीं करना है, मैंने टेक्स्ट ऐड करना है, जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं? कनकैट। क्या बोलते हैं? कनकैटिनेशन बोलते हैं। ऐसे ही है। तो वो हमने बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? फंक्शन ऐड टेक्स्ट कर लें समझने के लिए, स्ट्रिंग रिटर्न स्ट्रिंग, और इसका जो रिजल्ट बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग। और हमने दो स्ट्रिंग उसको भेजे हैं और उसके आउटपुट में क्या आ गए? स्ट्रिंग आ गए। ऐसा है या नहीं? ठीक है ना, यहां तक टाइपस्क्रिप्ट समझ में आ रही है ना? एक्चुअली कुछ नहीं है, जो हमने फंक्शन की टाइप डिफाइन करना सीखी थी ना,
ये एग्जैक्ट वही चीज है, उसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक हो गया। अब ऐड और ऐड टेक्स्ट दो एक्चुअली हमारे फंक्शन बन गए, लेकिन अगर इसके अंदर का कोड देखें, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं, कोड में देखें, कोड में कोई फर्क है? तो एक्चुअली हमने कोड को क्या किया है? डुप्लीकेट किए, कॉपी पेस्ट किए, सिर्फ इसलिए कि हमने टाइप क्या करनी है? चेंज करनी है। टाइप के अलावा इसमें कुछ चेंज नजर आ रहा है? नहीं चेंज नजर आ रहा। टाइप के अलावा कुछ भी चेंज नजर नहीं आ रहा। तो एक्चुअली क्या है कि हमने टाइप को क्या करना है? चेंज करना है। उस मकसद के लिए हमने इसको क्या कर लिया है? कॉपी पेस्ट कर लिया। फंक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोड उसकी लॉजिक क्या है? सेम है। तो उसका मतलब क्या होगा कि सम टाइम हम एक ही फंक्शन को दो मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के अगेंस्ट चलाना चाहते हैं, लेकिन जिस टाइम को चल रहा हो उस टाइम सारी टाइप्स की वही हो, अज्यूम। यानी जब ये इसका पर्पस है दो नंबर को सम करना, उस वक्त इसके पैरामीटर की टाइप और उसके रिटर्न टाइप सब क्या होनी चाहिए? नंबर। लेकिन जिस टाइम वो चल रहा है उस टाइम बस, लेकिन जिस टाइम स्ट्रिंग के लिए चल रहा है तो उस टाइम क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग वाली होनी चाहिए। नहीं समझ रहे कि एक फंक्शन है वो डुप्लीकेट हो रहा है, मैं इसको डुप्लीकेट से बचाना चाहता हूं। अगर हम डुप्लीकेट से बचाते हैं, होगा क्या कि हम ये चाहते हैं कि जब मैं उसको नंबर पास करूं तो उसकी सारी टाइप्स क्या हो? नंबर। और जब मैं उसको स्ट्रिंग पास करूं तो उसकी सारी टाइप्स क्या हो? स्ट्रिंग। तो उससे क्या होगा? टाइपस्क्रिप्ट के रूल्स भी अप्लाई हो जाएंगे और मेरा मकसद भी कोड रीयूजेबिलिटी वाला अचीव हो जाएगा। यानी एक ही फंक्शन दोनों टाइप्स के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ये चीज मैं अचीव कर सकता हूं कैसे? एक तरीका है, उसको बोलते हैं जेनेरिक। वो क्या कहता है कि आप अपने फंक्शन को टाइप बी पैरामीटर की तरह इनपुट करें कि उसने किस टाइप के लिए बिहेव करना है। समझाइए नहीं? लाइक एक फंक्शन आपने डिफाइन किया है, उसके पैरामीटर आपने डिफाइन किए हैं, उसकी टाइप भी एक्चुअल टाइप डिफाइन ना करें, जेनेरिक करें। जेनेरिक मतलब जनरल टाइप, अभी उस टाइप का कोई मीनिंग नहीं है। सपोज करें लेट्स एक्स वाई, लेट्स ए बी, लेट्स सपोज टाइप ए बी। अब ए बी टाइप तो कुछ भी नहीं होती। लेट्स सपोज टाइप एक्स वाई, अब एक्स वाई कोई टाइप होती है? नहीं। और जब आप उस फंक्शन को कॉल करें तो कॉल करते हुए टाइप भी इनपुट करें और साथ में पैरामीटर भी इनपुट करें। तो उस वक्त क्या होगा? जब मैं उसको कॉल कर रहा हूं नंबर के लिए तो मैं इनपुट करूंगा टाइप क्या? नंबर। और जब मैं कॉल कर रहा हूं स्ट्रिंग के लिए तो मैं इनपुट करूंगा टाइप स्ट्रिंग। अब ये वाला जो मकसद मेरा अभी मैं अचीव करना चाहता हूं, ये अचीव हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। और एरर भी नहीं आएगा और टाइपस्क्रिप्ट भी अप्लाई हो रही हो। तो इसको बोलते हैं क्या? जेनेरिक। क्या बोलते हैं? जेनेरिक। कैसे जेनेरिक कैसे बनते हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया, ये बना दिया आपके सामने, इसके अंदर मैंने बोल दिया टाइप है टी। चलो मैं इसको ना इतना खत्म कर देता हूं ताकि आप समझ आ जाए। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का क्या है? नेम। ऐड जेनेरिक, ऐड जेन कर लिया मैंने इसको। ये उसकी क्या आ गई? पैरेंथेसिस आ गई। और ये फंक्शन की क्या आ गई? बॉडी आ गई। सही है। अब यहां पे हमने क्या कर रहे थे? टाइप डिफाइन कर रहे थे। तो हम ले लेते हैं ए और साथ में ले लेते हैं बी। अब इसकी टाइप डिफाइन नहीं करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा। टाइप डिफाइन करनी है, लेकिन अगर मैं इधर हार्ड कोड टाइप दूंगा तो फिर मसला है। मसला क्या है कि डाटा डुप्लीकेशन होगी, यानी कोड डुप्लीकेशन होगी। अब मैं चाहता हूं इसकी जो टाइप है ना, ये मैं सपोज करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? तो मैं कहता हूं इसकी टाइप सपोज है एक्स,
इसकी टाइप सपोज है, इसको भी एक्स कह देते हैं, और इसकी जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है, एक्स। अब एक्स कोई डाटा टाइप होती है नहीं। अब वो ये एरर दे रहा है कि डाटा टाइप एक्स कुछ भी चीज नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है। अब ए प्लस बी ये तो पुराना ही कोड है, हमने किया हुआ। अब ये एक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन इसको बतानी पड़ेगी। वो कैसे बतानी है, पैरेंथेसिस के शुरू होने से पहले और नाम के खत्म होने के बाद आप लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट लगाएंगे और उसके अंदर आप ये लिख देंगे एक्स। क्या लिख देंगे, अच्छा अब आपने ये लिख दिया एक्स, जैसे हमने पहले टी लिखा था ना वैसे हमने एक्चुअली एक्स लिख दिया। अब इसका मतलब ये है जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये पैरेंथेसिस से पहले लेस देन ग्रेटर देन पास करने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर डाटा टाइप रिसीव करेगा कहां से, जहां से ये फंक्शन कॉल होगा। अब जो डाटा टाइप आप भेजेंगे वहां वो एक्स कंसीडर होगी, तो वही डाटा टाइप ए की बन जाएगी, वही डाटा टाइप बी की बन जाएगी और उसी डाटा टाइप को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे होंगे। तो अगर हम यहां पे इस फंक्शन को कॉल करते हैं और भेजते हैं, इसके साथ लगाते हैं डाटा टाइप डिफाइन करने वाला सिंटैक्स। हमने क्या बोला, ऐड जिनको कॉल करो लेस देन ग्रेटर देन, जैसे उसका नाम था उसके साथ लेस देन ग्रेटर देन डाला था ना। अब कॉल करते हुए भी उसके साथ क्या लगाया, लेस देन ग्रेटर देन, और उसके दरमियान क्या लगा दिया, डाटा टाइप। अब एक्चुअली नंबर कहां पे जाके बैठेगा, एक्स में, और एक्स अब ए की डाटा टाइप क्या बन जाएगी, एक्स, और एक्स एक्चुअली क्या है, नंबर, और बी क्या है, और रिटर्न टाइप क्या है, और ये सब क्या आपस में नंबर रिटर्न करेगा। और इसकी डाटा टाइप भी क्या हो जाएगी, इस वक्त नंबर हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या है ऐसा करने का, इसका फायदा यह है कि अगर मैं इस 10 को स्ट्रिंग करूंगा ना तो एरर आने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि ए की डाटा टाइप क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए, और जब एक्स होनी चाहिए तो एक्स क्या है, नंबर, तो ये नंबर अब नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप, लेकिन अभी तो इस पैरामीटर की टाइप क्या थी, एक्स। एक्स तो कोई डाटा टाइप नहीं होती, लेकिन उसको कैसे पता लग गया ये नंबर है, क्योंकि हमने फंक्शन के नाम के साथ उसकी डाटा टाइप भी डिफाइन की है। समझाइए नहीं, वो अभी सीखते हैं। अब इसी फंक्शन को हमने, हाँ उस पर आते हैं क्यों दे रहा है, क्योंकि वो दोनों ऑपरेटर समझ रहा है ना उसको। अब टाइप इस तरह से हो गया, इसको फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, इसी फंक्शन को अगर मैं स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो कैसे करूं मैं, तो दोबारा कॉल करेंगे स्ट्रिंग के लिए। अब डाटा टाइप क्या चली जाएगी, तो सेम ही फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा नंबर के लिए भी और साथ में स्ट्रिंग के लिए। समझ आई या नहीं आई। वर्सेस यहां पे हमने किया था दो अलग-अलग फंक्शन डिफाइन किए थे, और सेम फंक्शन मेरे यहां पे डिफाइन है। अच्छा, अब अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन को एक टाइप डिफाइन किया ना, दो टाइपें होनी चाहिए इसकी, यानी जैसे आप पैरामीटर एक इनपुट कर सकते हैं तो टाइप भी एक से ज्यादा इनपुट कर सकते हैं या नहीं, तो आंसर है कर सकते हैं। कैसे, एक्स के साथ कॉमा डाल के कोई भी नाम रख लें, वाई, जरूरी नहीं एक्स वाई रखना जरूरी है, टी नॉर्मली लोग टी यूज करते हैं। अगर एक और डाटा इनपुट करनी है तो उसके साथ टी भी डिफाइन कर। अब आप कहते हैं कि ए की डाटा टाइप एक्स है, बी की डाटा टाइप है वाई, और यहां से रिटर्न क्या होगा, एक्स, और उसकी अरे
यानी मैंने क्या कहा कि एक्स वाई, ए की डेटा टाइप एक्स है, बी की डेटा टाइप वाई है, और जो रिटर्न टाइप है वो एक्स की क्या होनी चाहिए। तो क्या ये एक्स की एरे है या नहीं? नहीं। तो एक्स की एरे कैसे बनेगी? एरे का साइन और बीच में ए आ जाए, एक्स डेटा टाइप की एरे बन जाएगी ना। लेकिन बी के अंदर क्या होगा, वो वाई डेटा टाइप एक्चुअली होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर नंबर जाएगा और इसमें साथ में जाएगा स्ट्रिंग। तो अब ये 6 किस में जाएगा? स्ट्रिंग में। 10 किस में जाएगा? और जो रिटर्न आएगा वो किस में होगा? एक्स की अरे। एक्स की अरे क्या है? नंबर की अरे। तो इसके अंदर एक्चुअली ये अरे क्यों दे रहा है? ये सादा नंबर है, इसकी अरे हमें, क्योंकि ये रिटर्न क्या करेगा? नंबर की अरे। तो ये लेकिन नंबर की अरे रिसीव नहीं कर रहा, तो इसको करने के लिए इसके साथ नंबर की अरे डालनी पड़ेगी। तो इसको भी अगर ऐसे करना है तो यहां पे हम डालेंगे नंबर, साथ में स्ट्रिंग, और यहां पे क्या आ जाएगी? नंबर की अरे। और ये एरर दे रहा है क्यों? कि पहला नंबर आना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं जेनेरिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेरिक्स। यानी आप फंक्शन की जनरल टाइप्स डिफाइन कर लेते हैं और उसको फंक्शन कॉल करते हुए पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेरिक्स। सही है? समझ आई बात? क्या नहीं आई? यानी हमने क्या दिया, समझो ये पैरामीटर है ना, तो ब्रैकेट में जो पहला पैरामीटर जाता है वो पहले को जाके शो करता है। तो 10 किस में जाएगा? ए में। 6 किस में जाएगा? इसी तरह ये लेस देन ब्रैकेट है, इधर भी लेस देन ब्रैकेट। पहली टाइप किस में जाएगी? एक्स में। दूसरी टाइप किस में जाएगी? वाई में। बस टाइप को हमेशा हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं ताकि वो शो हो गई ये टाइप। ठीक है? समझ आई या नहीं आई? कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि अगर हम ऐसे करना चाहें, जो 2 नंबर रिसीव हो रहे हैं वही 2 नंबर रिटर्न करने, लेकिन पहले इंडेक्स पे x होगा और दूसरे पे y के, तो कैसे करें? यहां से x खत्म करके कहां कर दें? इसके अंदर, और दूसरे पैरामीटर में y। तो यहां पे x रिटर्न हो गया, साथ में b रिटर्न हो गया। अब यहां पे नंबर की अरे नहीं होगी, किसकी होगी? पहले नंबर आएगा, फिर स्ट्रिंग आएगा, और इधर भी पहले नंबर आएगा। बात समझ आई या नहीं? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जेनेरिक मैंने बना दिया। तो ये जेनेरिक आप अक्सर यूज करेंगे जब आप कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स डिफाइन कर रहे हो। आउटपुट में तो कुछ भी फर्क नहीं आएगा, दिखा देते हैं आपको। क्या आउटपुट आनी चाहिए रिजल्ट जनरल की? क्या आना चाहिए? पहले क्या करेंगे? TSC, फिर हाइफन एफ नहीं, वो तो एक दफ़ा की हुई है ना इनट फाइल क्रिएट। तो TSC और साथ में नोड स्क्रिप्ट ऑर्डर 10.6.6.7 ही है। ठीक है? तो एक ही फंक्शन को हमने यूज किया है जनरल बना के 2 मुख्तलिफ टाइप के लिए, बस ये फर्क है। अदरवाइज ऐसा तरीका हमारे पास ऑप्शन है। सिर्फ उसमें है क्या कि आप टाइप भी एज एन इनपुट लेते हो, जिस तरह पैरामीटर एज एन इनपुट लेते हो। बस ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है? जनरल हो, जेनेरिक हो गया। अब आ जाते हैं आगे ऊप पे। ऊप से पहले हम बनाएंगे, जिस तरह हमने टाइप का कीवर्ड पढ़ा था। टाइप का कीवर्ड में क्या पढ़ा था? अलग से कर सकते हैं। कैसे?
टाइप के कीवर्ड से, जैसे टाइप यूजर, यूजर टाइप कर लेते हैं, ये कहीं और भी कह रहा डिफाइन, यूजर टाइप, और उसमें ये वेरिएबल की तरह है लेकिन var की जगह ये किससे शुरू होता है, टाइप से, और उसके बाद इसके आगे ऑब्जेक्ट होता है, उसमें यहाँ पे कीज होती हैं, साथ में वैल्यूज नहीं होती, डाटा टाइप्स होती हैं। अच्छा, इंटरफेस भी इससे मिलता जुलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, यूजर इंटरफेस का कीवर्ड, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता, इंटरफेस में इक्वल टू का साइन नहीं आता, बाकी सेम है। टाइप के कीवर्ड की जगह इंटरफेस का कीवर्ड इक्वल टू का साइन नहीं आता, उसका नाम आ गया, ये तो यूजर टाइप, उसका भी नाम था, इसका नाम यूजर इंटरफेस हो गया, बस इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता, बाकी ऑलमोस्ट सिंटैक्स जो है वो सेम है। समझ आई बात? तो इंटरफेस भी टाइप डिफाइन करने के लिए और टाइप का कीवर्ड भी टाइप डिफाइन करने के लिए। हाँ, वो बताता हूं। टाइप का कीवर्ड अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो टाइप का कीवर्ड से बना के टाइप डिफाइन करेंगे। अगर हम क्लास बना रहे हैं तो क्लास हमेशा इंटरफेस से इंप्लीमेंट होती है। क्लास क्या होती है? हमेशा इंटरफेस से इंप्लीमेंट होती है। तो पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस प्रिंसिपल क्लास था ना, तो अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में है तो बेस प्रिंसिपल इंटरफेस है। तो हमेशा सबसे पहले क्लास डायग्राम बनती है, फिर इंटरफेसेस बनते हैं, इंटरफेसेस से क्लासेस बनती हैं, क्लासेस से क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस से क्लास बनती है। अगर टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लास बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा? उसका फायदा क्या होगा? अगर कोई क्लास के अंदर आपकी 5 चीजें होनी चाहिए, तो इंटरफेस, अगर कोई क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है और अगर उसमें 5 चीजें नहीं है तो वो क्लास में एरर आएगा, टाइप एरर, कि ये 5 चीजें इसमें नहीं है, होनी चाहिए। तो अगर सिर्फ टाइप का कीवर्ड होता है, इंटरफेस का कीवर्ड ना होता, तो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस की टाइप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइप कीवर्ड से हम क्लासेस की टाइप्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लास की तरफ जा रहे हैं। ये क्लास बनी हुई है, इसमें हमने बोला नेम होगी स्ट्रिंग, एज होगी नंबर। ये इसकी क्या हो गई? 2 प्रॉपर्टीज हो गई ना। और ये क्या हो गया? अब इसके अंदर पैरामीटर रहते हैं तो उसकी भी क्या है? टाइप डिफाइन है, जैसे पहले करते हैं। तो गेट नेम एक फंक्शन है, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो ये जैसे रिटर्न कर रहा है, इसमें कोई भी टाइप की जरूरत नहीं। अब इस क्लास को मैं कहता हूं कि ये इंप्लीमेंट कर ले। क्या कर ले? इंप्लीमेंट कर ले किसको? यूजर इंटरफेस को। अब ये यूजर मुझे एरर देने लग गया है। क्या? पढ़ लेते हैं क्या एरर दे रहा है। यानी अब ये क्लास यूजर इंप्लीमेंट कर रही है किसको? यूजर इंटरफेस को। अब यूजर इंटरफेस में हमने कितनी कीज डिफाइन की हैं? 4। कौन सी? नेम, एज, ईमेल, इज अपडेटेड। वो कह रहा है कि नेम और एज तो आपने डिफाइन कर दी है, लेकिन ईमेल और इज अपडेटेड ऐड नहीं किया, तो ये क्लास कंप्लीटेड क्लास नहीं है। तो उसको भी हमें डिफाइन करना चाहिए, जैसे ईमेल को करें और साथ ही ठीक है। तो अब अगर ये क्लास इसको इंप्लीमेंट कर रही है और इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्लास में नहीं है, तो क्लास क्या दे रही है? एरर दे रही है। तो टाइप्सक्रिप्ट इस तरह से मदद करता है। और अगर हमारे पास सिर्फ टाइप्स होती तो फिर हमें डिफिकल्टी होती। तो इसलिए क्लासेस को डिफाइन, क्लासेस की टाइप्स को डिफाइन करने के लिए हम पहले क्या डिफाइन करते हैं? इंटरफेस डिफाइन करते हैं। फिर क्लासेस जो हैं वो इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करते हैं और फिर वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर दोबारा से डिफाइन करते हैं। तो समझो कि इंटरफेस क्लास को फोर्स करता है कि आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, रिक्वायर्ड है। सही है। तो फिर एक्चुअल रिक्वायर्ड चीजें कहां से शुरू हुई? इंटरफेस। इंटरफेस से क्लास बनी। अब क्लास से जब ऑब्जेक्ट बनेगा
तो ऑब्जेक्ट में तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाएंगी या नहीं। तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी इंटरफेस को कंप्लायंस करेगा या नहीं करेगा, यानी वो इंटरफेस वाली सारी चीजें ऑब्जेक्ट में होंगी या नहीं होंगी, होंगी। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर मैं इसको चेक करता हूं और इसकी टाइप कहता हूं कि यूजर इंटरफेस है, अब मुझे कोई भी एरर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सारी वो चीजें हैं जो इंटरफेस के अंदर रिक्वायर्ड हैं। क्यों है? क्योंकि सेम इंटरफेस से ही क्लास इंप्लीमेंट हो रही है और सेम इंटरफेस से ही हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो टेक्निकली ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। हाँ, अगर हम ऐसा करते कि हम दो चीजें इधर से मिस कर देते और ये इसको इनहेरेंट नहीं करते और इसके भी दो पैरामीटर नहीं होते और ये दो चीज़ें भी उड़ जाती और यहाँ से ये दो चीज़ें भी उड़ जाती, तो अब ये हमें एरर देता। क्यों? यूज़र वन, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूज़र वन की डाटा टाइप क्या होगी, यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस क्या कहती है कि चार चीज़ें होंगी, लेकिन इसको कितनी मिल रही हैं, दो। तो इस वजह से ये एरर दे रहा है। समझ आई या नहीं आई? तो अगर हम इसमें चारों चीजें पूरी कर देंगे क्लास में, तो फिर हमारा एरर क्या हो जाएगा, खत्म। तो बेहतर यह है कि हम क्या करें, कि हमारी क्लास जो है वो इंटरफेस को इनहेरिट करे, सॉरी इंप्लीमेंट करें और फिर बाकी सारी चीजें उसके अंदर चलें। यहां तक किसी को कन्फ्यूजन हो कि इंटरफेस, हमने एक्चुअली इंटरफेस बनाया और इंटरफेस और टाइप डिफाइन करने में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ इक्वल टू के साइन का फर्क है। टाइप कीवर्ड यूज करें तो इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है, अगर नहीं करें तो इंटरफेस करें तो इक्वल टू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये फर्क है, बाकी दोनों चीजें क्या हैं, सेम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि टाइप जो है वो जनरल टाइप डिफाइन करने के लिए यूज होती है और इंटरफेसेस क्लास के लिए यूज होते हैं, ताकि क्लास जो है वो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सके। सही है? तो मेजर फर्क फिर यही है कि इंटरफेसेस क्लासेस के लिए हैं, टाइप जनरल कामों के लिए हैं। कोई भी आपने टाइप बनानी है, कस्टम टाइप बनानी है, यूनियन बनाना है, तो आप क्या यूज करें, टाइप कीवर्ड यूज करें। और जब क्लासेस के लिए आपने इंटरफेसेस बनाने हैं तो वो फिर आप इंटरफेसेस कीवर्ड से ही बनाएं। अच्छा जी, हमने क्लास बना ली एडमिन, वो एक्सटेंड कर रही है किसको, यूजर को। तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, उसमें नेम, एज, ईमेल और इज अपडेटेड है और साथ में इज एडमिन है। तो इज एडमिन जो है वो एडमिन की क्लास में होगा और बाकी की सारी चीजें हमने किसको देनी है, इसकी पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास कौन सी है, यूजर। तो वो सारी की सारी चीजें उसको चली जाएंगी। यहां पे क्या हो रहा है, कौन बताएगा ये लाइन क्या कर रही है? लाइन नंबर 133 क्या कर रही है? यार ऐसे तो ना करो, भी कल तो पढ़ाया है। सुपर का कीवर्ड अगर कंस्ट्रक्टर में यूज हो रहा हो तो किस पर्पस के लिए यूज होता है? चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम सुपर का कीवर्ड यूज करते हैं तो वो एक्चुअली पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा होता है। तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या था, नेम, एज, ईमेल, इज अपडेटेड, वो चीजें वो उसको पास कर रहा है। और एडमिन जो है चूंकि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को नहीं जाना तो एडमिन उसने यहीं पर डिफाइन किया हुआ। बात समझ आई? तो इससे ये एक्सटेंड के कीवर्ड से इनहेरिटेंस होती है ना। तो एडमिन क्लास ने किसको इनहेरिट कर लिया है, यूजर क्लास को। सही? तो इसमें यूजर वाली सारी प्रॉपर्टी भी होंगी और
एडमन वाली सारी प्रॉपर्टी भी होंगी। तो अगर हम एडमन से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें कितनी चीजें होंगी? उसमें टोटल 4 एट्रीब्यूट होंगे पेरेंट के, और एक फंक्शन होगा पेरेंट का, एक एट्रीब्यूट होगा चाइल्ड का, और एक फंक्शन होगा चाइल्ड का। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी? एडमन के ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी। समझ आई या नहीं आई? तो इससे क्या होगी? इनहेरिटेंस होगी। अच्छा, अब हमने करना है, ये वो कॉल करके दिखा रहा है, इनकैप्सुलेशन इन टाइपस्क्रिप्ट। जो पिलर 4 पिलर पढ़े थे ना हमने टाइपस्क्रिप्ट के, कौन कौन से? सबसे पहले इनहेरिटेंस, फिर इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 पिलर हैं। जब भी कोई ऊब के बोले आपसे कि 4 पिलर बताओ, तो आपने ये बताने हैं। और उसका जो बेस प्रिंसिपल क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनेगा? क्लास से बनेगा। बस ये, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्या कहती है? इनकैप्सुलेशन ये बोलती है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हमें डिफाइन करनी चाहिए पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड के का पार्ट ना बने, जो चाइल्ड उनको एक्सेस ना कर सके, सिर्फ पेरेंट उनको एक्सेस कर सके। ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए देखो, पहले हमने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, उस प्रॉपर्टी से पहले कुछ भी VAR या कुछ भी नहीं लिखा था। ऐसी प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? प्राइवेट। इनकैप्सुलेशन है एक्चुअली हिडन करना है, यानी पेरेंट कुछ चीजें अपने चाइल्ड से हिडन कर सकते हैं, करनी चाहिए ना, नहीं तो बहुत मामला खराब हो जाता है। वो तो चाइल्ड जो है वो सारा कुछ लेके फरार हो जाता है, तो पेरेंट को कुछ भी नहीं देते। तो अब फिर पेरेंट अपन वो भी समझदार हो गए, उन्होंने क्या किया है कि 2 प्लॉट मेरे नाम रहेंगे, बाकी सारे बच्चों को दे देंगे, ताकि वो उनको वैल्यू मिलती रहे हैं। तो इसलिए ये प्राइवेट का कंसेप्ट यहाँ पे आया। प्राइवेट मतलब कि मैं इस प्रॉपर्टी को अपने चाइल्ड को शेयर नहीं करूंगा। अब अगर मैंने 2 प्राइवेट की हैं, ठीक है, तो ये नेम और एज नहीं जाएगी, बाकी चीजें जाएंगी। कौन सी? ईमेल और। तो एक्चुअली इसका एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक। क्या है? पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि कोई भी क्लास, यानी पब्लिक का मतलब है कि ये चीजें ऑब्जेक्ट में भी एक्सेसिबल हैं, यानी एक चाइल्ड क्लास में तो है ही, आगे जो उनका ऑब्जेक्ट बनना है उसमें भी एक्सेसिबल हैं। लेकिन एक और एक्सेस स्पेसिफाई जो होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। तो 3 तरह से हम चीजें हिडन कर सकते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर होता है जो कहता है कि ये वाली प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास में भी एक्सेसिबल नहीं है। प्रोटेक्टेड कहता है कि जो क्लासेस इस क्लास को इनहेरिट कर रही हैं उनमें तो एक्सेसिबल है, लेकिन जो उनको भी आगे एक्सेस कर रही हैं उनमें एक्सेसिबल नहीं। यानी जो डायरेक्ट इनहेरिट कर रही है क्लासेस को, बस उनमें एक्सेसिबल है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। पब्लिक का मतलब है कि हर जगह एक्सेसिबल है, और प्राइवेट का मतलब है कि सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है। तो सिर्फ इस सारे कंसेप्ट को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हिडन फ्यू प्रॉपर्टीज फ्रॉम चाइल्ड क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मैं क्रिएट करना चाहता हूं जिसको मैं हाइड रखना चाहता हूं, कहां से? चाइल्ड क्लासेस। सही है?
यानी चाइल्ड को कुछ एसेट देने से मैं ग्रेजा हूँ, वो मैं इसको देना नहीं चाहता। तो वो हम प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक के थ्रू अचीव करते हैं। कोई आपको बोले कि टाइम स्कीम में इनकैप्सुलेशन अचीव करने के लिए कितने एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, तो आप उसको कितने बोलेंगे? कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। प्राइवेट बिल्कुल ही एक्सेस नहीं है, प्रोटेक्टेड चाइल्ड क्लासेस को एक्सेस है, पब्लिक सबको वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। डॉट नेम लिखूंगा ना, लाइक अगर मैं यहां से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं इनकैप्सुलेशन का, और मैं लिखता हूं डॉट नेम, तो देखो आ ही नहीं रहा, एरर दे रहा है। एज लिख रहा हूं तो नहीं आ रहा, और क्या था, ईमेल लिख रहा हूं तो नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इज अपडेटेड लिखूंगा तो आ जाएगा। क्यों? मैंने बोला था कि प्राइवेट सिर्फ उस क्लास में एक्सेसिबल है, प्रोटेक्टेड चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल है, लेकिन चाइल्ड से जो उसका ऑब्जेक्ट बनना है उसमें एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन पब्लिक चाइल्ड क्लासेस में भी एक्सेसिबल है और ऑब्जेक्ट में भी एक्सेसिबल है, सब में एक्सेसिबल है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पब्लिक। क्या होता है? पब्लिक। सही है? हाँ, ये मजे की चीज है, फायदे तो बहुत हैं। क्या ख्याल है? नहीं मतलब पेरेंट के पास कोई हिडन चीज हो फिर भी फायदा है या नुकसान है? फायदा ही फायदा है। पेरेंट, चलो पेरेंट के बाद हमें भी फायदा हो गई कि नहीं, फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है उसमें। अच्छा, फायदा क्या है? ये इन्होंने अच्छी क्वेश्चन की है। उसने कहा कि क्लास उसके अंदर एक्सेसिबल है, उसका फायदा है। उसका फायदा ये है कि मैं अब एग्जांपल दूं आपको फिर समझ आएगी, कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा एक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसमें बैलेंस की की है, लेकिन बैलेंस की की क्या सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए? नहीं। लेकिन अगर मैं खुद देखना चाहूं तो देख सकता हूं या नहीं? देख सकता हूं। वो देखने के लिए मैं एक अपना फंक्शन बनाऊंगा जिसको हम गेटर और सेटर फंक्शन बोलते हैं, गेटर और सेटर। उस गेटर फंक्शन से मैं उसको गेट, लाइक इसने नेम इसके लिए क्या है? नेम क्या है भैया? नेम क्या है इसके लिए? प्राइवेट। लेकिन ये फंक्शन भी किसका है? क्लास का। इसके अंदर तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं, दिस डॉट नेम करके। अब मैं ये वाला फंक्शन तो मैंने प्राइवेट नहीं बनाया, ये फंक्शन क्या है? पब्लिक है। इस फंक्शन को मैं बाहर कॉल कर सकता हूं इधर या नहीं? अब जब मैं इसको कॉल करूं तो एक्चुअली ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा? नेम। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि मैंने क्लास ने यानी पेरेंट ने अटेंशनली बताना चाहा तो बताया, लेकिन कोई उसकी चीजों को एक्सेस नहीं कर पा। समझ आ गई? यानी अगर हमने बैलेंस को रखते हैं प्राइवेट तो मैं लिखूंगा गेट बैलेंस। अगर मैं बैलेंस को गेट करूं तो वो शो होगा, अदरवाइज एक्सेसिबल नहीं होगा। सर प्राइवेट मेंबर्स जो है क्लास के, उनके मेथड को हम कॉल कर सकते हैं? हाँ, उसके मेथड को कॉल, हाँ उसके मेथड को भी तब कॉल कर सकते हैं अगर वो क्या है? पब्लिक है। इसके मेथड को भी मैं डिफाइन कर सकता हूं प्राइवेट, फिर ये मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। मैंने यही बताया ना, इनकैप्सुलेशन में क्या होती हैं? 3 एक्सेस स्पेसिफायर है। कौन कौन से? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और जो भी चीज प्राइवेट हो जाएगी, चाहे वो फंक्शन है, चाहे वो मेथड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, वो ऑब्जेक्ट में एक्सेसिबल है नहीं। मैंने प्राइवेट गेट नेम को कर दिया, अब ये गेट नेम यहाँ एक्सेसिबल है नहीं। अब ये भी सर क्लास के अंदर चलेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि इसको फिर बनाया कैसे, इसको चलाएंगे कैसे? अब इसको कोई और पब्लिक फंक्शन बनेगा जो इस फंक्शन को चलाएगा, फिर हम इसको चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत फायदे हैं, क्योंकि क्लास अपने अंदर, क्लासेस के अंदर फंक्शन चला रही है, लेकिन उन फंक्शन को हिडन रखा हुआ है बाहर। लाइक
कि मेरे पास कितने एसेट है, मेरे कितने बैंक बैलेंस है, मेरे पास 5 बैंक्स हैं, उनमें इतने अकाउंट्स हैं। अब मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जो पांचों अकाउंट के बैलेंस को जमा करे। अब मैं कैसे जमा कर रहा हूं, किन बैंकों में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देना, इसलिए मैंने उस फंक्शन को क्या रख दिया, प्राइवेट रख दिया। जब मैंने उस फंक्शन को प्राइवेट रख दिया तो उससे क्या होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, लेकिन कोई और फंक्शन उस फंक्शन को कॉल करके सिर्फ मुझे बैलेंस बताएगा, मुझे उसके कोड की लॉजिक नहीं पता लगेगी। लगी समझ या नहीं? हर चीज के पीछे लॉजिक है, इसलिए फंक्शन को क्या करना है, प्राइवेट। यानी मैं फंक्शन को प्राइवेट करना चाहता हूं कि कोई दूसरी चाइल्ड क्लास या ऑब्जेक्ट उसकी लॉजिक ना देख सके कि मैंने उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, एक और पब्लिक बनाऊंगा जिसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी, वो कॉल हो जाएगा। क्या ख्याल या नहीं? समझ आई या नहीं? आई है ना? तो ये चीज मजा आ रहा है ना? तो हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, पब्लिक होता है, इसलिए हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक हो गया? तो अब समझो कि एक कैलकुलेट बैलेंस वाला मेरे पास फंक्शन है जो बहुत सारे काम कर रहा है, चीजें वो हिडन रहेंगे मेरे चाइल्ड से कि मैं क्या कर रहा हूं उसमें, लेकिन वो मेरा बैलेंस भी मैं उसको बताना चाहता हूं, तो मैं नेट बैलेंस बताऊंगा, मैं कहां से क्या चीज जोड़ रहा हूं ये चीज उसको नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं उस फंक्शन को क्या, ठीक है, ऑल सेट। तो इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जावास्क्रिप्ट में सपोर्टेड नहीं है, इनहेरिटेंस तक सिर्फ टाइप सपोर्टेड है जावास्क्रिप्ट में, तो टाइपस्क्रिप्ट में इनकैप्सुलेशन हम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास अब्स्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रक्शन इन टाइपस्क्रिप्ट। अब्स्ट्रक्शन कैसे होती है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास से। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनती है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है अब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद क्लास का कीवर्ड है, उसके बाद क्लास का, और वही नाम हमारा डिफाइन हो जाता है फंक्शन और हमारे कीज को डिफाइन करने के लिए भी। यानी अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हम जैसे प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड से हम इनकैप्सुलेशन कर पा रहे थे। अगर हमने एब्स्ट्रैक्शन करनी है तो एक ही कीवर्ड है, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई क्लास को हम अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं तो उस क्लास के अंदर हम उसकी लॉजिक डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं समझे कि हम उसके अंदर, क्लास के अंदर मैंने ये डिफाइन किया गेट नेम फंक्शन होगा, उसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगी, लेकिन मैं इसकी लॉजिक यहां पे डिफाइन नहीं कर सकता। यानी मैं यहां पे इसको इस तरह से लॉजिक लिखूंगा तो ये मुझे क्या कर देगा, एरर देगा। और एरर क्या है, वो कहेगा कि कैन ना, ये क्या बोल रहा है, मेथड गेट नेम कैन नॉट हैव इंप्लीमेंटेशन बिकॉज इट इज मार्क्ड एज अब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन जैसे कहते हैं कि कुछ चीज का एब्स्ट्रैक्ट व्यू। एब्स्ट्रैक्ट व्यू क्या होता है, मतलब ख्याल, यानी बहुत ऊपर ऊपर से व्यू, यानी डीप नहीं जाना, एक्चुअल काम नहीं करना, एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करनी, किसी चीज की एब्स्ट्रैक्शन बनाना। लाइक एक एप्पल ऐसा दिखता है, उसकी शेप बनाना, लेकिन वो एक्चुअल एप्पल ना हो। लाइक एक कार ऐसी दिखती है लेकिन वो कार एक्चुअल नहीं बनानी, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में हम करते ही हैं कि सिर्फ चीजें डिफाइन करते हैं, उसकी लॉजिक डिफाइन नहीं कर सकते। फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्चुअल क्लास बनती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से क्या होती है, एक्चुअल क्लास बनती है, और उस क्लास से फिर हमारा क्या होता है, आगे लॉजिक बनती है। हाँ, अगर आप एक जो है वो, अब आप एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते थे, वो क्या कि एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस में क्या फर्क है।
एक्चुअली एब्स्ट्रैक्शन में और इंटरफेस में अगर मैं इसको ऐसे रखूं, अब आप ये एक्चुअली अब इंटरफेस ही है नहीं, इंटरफेस में भी क्या डिफाइन करते हैं, इंटरफेस भी एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्शन ही हो रही होती है, लेकिन इंटरफेस बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। लाइक उसमें सिर्फ हम टाइप्स ही डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन नहीं हो सकती। लेकिन जैसे मैंने अभी इधर किया था, जैसे मैंने यहां पे किया था, क्या किया था, और एब्स्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था कि मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख, इसकी लिमिटेशन नहीं है। यानी इंटरफेस में तो अगर आप, मैं इसी चीज का इंटरफेस बनाता हूं पहले, ये देखो इसमें मैंने बोला नेम स्ट्रिंग होगी, एज ईमेल इज अपडेटेड, गेट नेम होगा स्ट्रिंग, लेकिन यहां पे मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिखी है, रिटर्न दिस डॉट नेम। अगर मैं यही चीज यहां पे डालू ना तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इंटरफेस में आप फंक्शन की लॉजिक लिख नहीं सकते, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लिख सकते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है इंटरफेस को। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा तो मुझे एरर आएगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस से एक अगला स्टेप है, लेकिन एक्चुअल क्लास से एक पीछे वाला स्टेप है। कि एब्स्ट्रैक्ट में मैं कुछ डेफिनेशन लिख सकता हूं, लेकिन सारी डेफिनेशन नहीं लिख सकता। तो समझो इंटरफेस से एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आगे एक्चुअल क्लास बनेगी। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। कि हमें चीजों को एब्स्ट्रैक्ट व्यू पे देखना होता है, उसकी एब्स्ट्रैक्शंस पहले बनाते हैं। यानी समझो कि जब बुर्ज खलीफा बना था, सबसे पहले स्ट्रक्चर बने पेपर पे, फिर उसके ही फिजिकल स्ट्रक्चर बने थे, लेकिन वो समझो छोटे छोटे डिब्बों से बनाया था कि करने के लिए ना, अंदाजा लगाने के लिए वेट्स, फिर एक्चुअल में चीज बनी थी। तो जो पेपर पे छपा था वो इंटरफेस हो गया, जो वो डिब्बों से बना था वो एब्स्ट्रैक्शन हो गई, जो एक्चुअल बना वो उसके बाद क्लास बनी, यानी जो उसका ग्रे स्ट्रक्चर बना, फिर जो एक्चुअल अब रनिंग में है वो उसका एक्चुअल में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। हमने बैठे बैठे पूरी बिल्डिंग नहीं बना दी। अब जब हमने क्लास बनानी है, सबसे पहले उसका इंटरफेस बनेगा, फिर वो फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी, उसको वो इंप्लीमेंट, फिर क्लास बनेगी, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। ये एक्चुअल ये सही तरीका है, लेकिन जितना सही तरीके पे जाएंगे उतना टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब सेक्शन समझ में आ गई, कोई मसला नहीं है। तो अब हम जाएंगे पॉलीमॉर्फिज्म में। ये आगे जा रहा है उसमें, लेकिन आखिरी पिलर है वो भी कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इन टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है नॉर्मली, कि अगर हम एक क्लास को दो पर्टिकुलर शेप से इनहेरेंट करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट शेप भी हो सकती है, एक्चुअल शेप भी हो सकती है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, मैं उस चीज का एक्चुअल व्यू बना रहा हूं। लाइक मेरे पास दो शेप्स हैं, उन दोनों शेप को मैं इनहेरेंट कर रहा हूं। उसमें क्या होगा कि यानी जब मल्टीपल था उससे क्या होता कि मैं एक से ज्यादा क्लासेस मेरे से इनहेरेंट हो रही थी, मल्टीपल में इनहेरिटेंस में। अब यहां पे क्या है कि यहां पे मैं एक क्लास को दो क्लासेस के साथ, यानी एक क्लास दो क्लासेस को इंप्लीमेंट कर रही होगी एट द सेम टाइम। लाइक वो दो क्लासेस को एक्सटेंड कर रही होगी, तो दोनों चीजों की फिर क्या आनी चाहिए, उस क्लास में शेप आनी चाहिए। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कि लाइक अगर आपके पास दो चीजें हैं,
लाइक एक उसका माइट भी एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, एक उसका एक्चुअल व्यू है, उससे अगर आप क्लास बनाना चाहते हो तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। लाइक कि आप दो पहले शेप्स डिफाइन करोगे, दो डिफरेंट शेप्स एक चीज़ की, और उससे फिर आप एक्चुअल शेप बनाओगे और फिर उससे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। लाइक ये समझो कि एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गया कि आपने दो शेप्स पहले बनानी है, फिर उससे एक एक्चुअल में शेप बनेगा। सही है, तो ये हो गया। अब ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपने इसी लेवल तक ऊप को यूज़ करना है। सम टाइम लोग सिर्फ इनहेरिटेंस करते हैं, सम टाइम ओनली क्लासेस बनाते हैं, सम टाइम लोग इंटरफेसेस बनाते हैं साथ में, सम टाइम लोग अब्स्ट्रक्शन करते हैं, सम टाइम लोग, बहुत कम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको हर प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें मिलेंगी। ये पिलर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे हर चीज़ें। अब जितना ज़्यादा अब हम इसका इस्तेमाल करें, अगर आप देखो इसको, अगर हम सम अप करें, जितना भी कोड अभी तक हमने लिखा है सारे पिलर का, ये कोई एक्चुअल कोड तो नहीं। एक्चुअल लॉजिक तो कब शुरू होनी है? जब ऑब्जेक्ट बनना है, जब लूप लगने हैं, जब कंडीशन लगनी है। ये तो अभी तक कुछ भी इसमें वैसे नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए। ये सब अभी तक हम सिर्फ एंटिटी की शेप्स बना रहे हैं। तो अगर शेप बनाने में इतना टाइम लगेगा, फिर उसको कोड करने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जब बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है तो फिर हम ऊप को यूज़ करते हैं। जब स्मार्ट प्रोजेक्ट, मतलब ईजी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, छोटे प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तब आपको जो प्रोजेक्ट सामने बनाने हैं उसमें आपको इतनी ज़्यादा ऊप इस्तेमाल होती नज़र नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, इशू, मसला? अब आप लोग बैठ के इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। कोई और क्वेश्चन है वो भी पूछें।